आज हम मुंबई के एक बहुत ही खास, बहुत प्रसिद्ध उत्सव पर बात करने वाले हैं, लाल बागचा राजा। हमारे पास लाल बागचा राजा मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणेश नाम का एक स्रोत है। उसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। स्रोत कहता है कि ये परंपरा 1934 में शुरू हुई, मतलब आज़ादी से भी पहले। ये सिर्फ मूर्ति स्थापना तो नहीं थी, कोई खास वजह रही होगी। क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। देखिए 1934 का वो जो वक्त था ना मुंबई में, खासकर लाल बाग में, मतलब आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। सुनने में आया है कि कई मिलें बंद हो रही थीं और जो वहाँ के कोली मतलब मछुआरे और दूसरे छोटे व्यापारी थे, वो भी काफ़ी मुश्किल में थे। उन्हें अपना सामान बेचने के लिए आप समझिए एक पक्की जगह चाहिए थी, एक बाजार। अच्छा। हाँ, तो इसी ज़रूरत और एक उम्मीद के साथ इन सब लोगों ने मिलकर भगवान गणेश से मन्नत मांगी और उनकी स्थापना की। शुरुआत हुई रोजगार और जीने के साधन की एक सामूहिक प्रार्थना से। स्रोत में यह भी जिक्र है कि पेरू चौल में रहने वाले ये लोग थे और उन्होंने इस वक्त कोई खाली जमीन थी, वहां बाजार बनाने की मन्नत रखी थी। जी हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं कि उनकी वो मन्नत पूरी हो गई, उन्हें वो बाजार की जगह मिल भी आई। अच्छा। और बस यहीं से वो विश्वास जो है ना वो गहरा होने लगा। जब पहली और सबसे बड़ी मन्नत पूरी हुई तो लोगों को लगा कि भाई यहाँ अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो पूरा होता है। हम्म। फिर तो धीरे धीरे ये बात फैल गई। हाँ। और फिर लोग सिर्फ बाजार या रोजगार के लिए नहीं, अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां, सेहत हो, बच्चों की पढ़ाई हो, हर तरह की मन्नत लेकर यहाँ आने लगे। और इसीलिए इनको नवसाचा गणपति कहा जाने लगा, सही है ना? बिल्कुल। यानी वो गणपति जो नवस या मन्नत पूरी करते हैं। हाँ जी। स्रोत में एक और दिलचस्प बात मिली कि इतने सालों में जहां आसपास मतलब कितना कुछ बदल गया है, वहीं लाल बागचा राजा की जो मूर्ति का डिजाइन है, जो शैली है, वो करीब करीब वैसी रखी जाती है। हाँ, ये बात सही है। शायद ये भी उस परंपरा और विश्वास को और मजबूत करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो निरंतरता है ना, ये भी लोगों के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण है। और आज की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक ही नहीं रह गया है। स्रोत बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे यहाँ दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। लाखों? हाँ, लाखों। कई कई किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं। लोग 20 घंटे, 25 घंटे, कभी-कभी तो सुनने में आया है 40 घंटे तक इंतजार करते हैं। 40 घंटे? ये तो सच में कमाल का विश्वास है ना? ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं लगता फिर तो। ये एक तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक संगम बन गया है। स्रोत इस बात पर भी इशारा करते हैं कि कैसे यहाँ हर तबके के लोग, मतलब आम आदमी से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां तक, सब एक ही कतार में दिख जाते हैं कभी-कभी। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है। हाँ, ये आस्था का वो रूप है शायद जहाँ वो सामाजिक ऊंच नीच थोड़ी कम नजर आती है। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से स्थानीय समुदाय की पहल, जो एक मुश्किल वक्त में उम्मीद जगाने के लिए शुरू हुई थी, वो आज एक ग्लोबल, एक वैश्विक आस्था का प्रतीक बन गई है। यहाँ जो लोग आते हैं उनकी भाषाएं अलग, इलाके अलग, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग, सब कुछ अलग होता है, पर विश्वास एक ही होता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो जो कहानी 1934 में लालबाग के कुछ मेहनती लोगों की जरूरत और एक प्रार्थना से शुरू हुई थी, वो आज करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी उम्मीद और शायद उनकी पहचान का भी एक बड़ा हिस्सा बन गई है। एक छोटी सी शुरुआत का इतना इतना विशाल रूप ले लेना, ये सच में सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक गहरा सवाल भी खड़ा होता है। स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे ये जो साझा विश्वास है, ये जो सामूहिक प्रार्थना है, ये ना सिर्फ एक परंपरा को इतने दशकों तक जिंदा रखती है, बल्कि उसे इतना इतना विराट बना देती है। क्या ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक शक्ति है, या इसमें उस समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक यात्रा रही है, शहर का जो विकास हुआ है, लोगों की जो बदलती उम्मीदें हैं, क्या उन सब की कहानी भी इसमें कहीं छुपी हुई है? ये आस्था और समाज का एक बड़ा ही पेचीदा पर दिलचस्प रिश्ता है। सचमुच ये सोचने वाली बात है कि आस्था, समुदाय और समय, इनका ये मेल कैसे काम करता है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, इसी विचार के साथ कि विश्वास और परंपराएं कैसे वक्त के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती जाती हैं।